But these are those changes which synchronize with cellular or molecular death. If you remember, we have talked that death is of two types. One is clinical, systemic or sporadic death. The other one is molecular or दूसरा क्या नाम है इसका molecular or cellular death which takes place at the cellular level. तो ये जो चैप्टर है ना ये थैनाटोलॉजी का, इसमें एक क्वेश्चन एसक्यू का लाजमी होता है कि आपकी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है उसके मुताबिक इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना है आपकी यूनिवर्सिटी में। इस तरह आइडेंटिफिकेशन के चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना है। इसकी तरह इसके बाद हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी का भी एक क्वेश्चन आना है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो होता है इसको आप यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग फ्रॉम यू। बाज का ये होता है कि क्वेश्चन द आंसर इज ऑफ 2 lines or 3 lines or maximum 5 lines, but the student has attempted 2 pages. तो उसमें वो द असेसर हैज टू लुक फॉर सर्च फॉर द आंसर। उसने 3 पेज भरे हैं, उसमें उसको तलाश करना पड़ा है। अगर वो उसको मिल गया तो अगर उसकी फिर उसकी मेहरबानी है एग्जामिनर की, को समझ आ रही बच्चा है, स्टूडेंट है, इसने किस तरह की हरकत की है, उसका इतना टाइम लगाया है, तो वो नंबर दे दी। अगर चाहे कि इसने तो क्वेश्चन नहीं समझा तो उसको नंबर रोक भी सकता है उसके, और उसमें 0 नंबर भी हो सकता है। तो यू हैव टू properly peep into the what is the requirement क्वेश्चन। बस का उतना ही लाइनों का क्वेश्चन होता है, उतनी लाइनों का आंसर होता है। छोटे छोटे एसक्यू पता है आपको, ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के आगे 2-3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है, पास का 2 नंबर का है। तो यू हैव टू properly allocate time to understand what is required by the एग्जामिनर। एग्जामिनर आप इस क्वेश्चन से क्या चाहता है, उसके बाद आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट पोस्टमार्टम स्टेनिंग, और मैंने बताया था इट इज नोन बाय मेनी नेम्स। 2-3 आर वेरी वेल नोन, जो वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड। हाइपोस्टेसिस कहते हैं, पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहते हैं, लाइवर मोटस कहते हैं। तो these are different terms. There are certain examiners who are interested to ask about this. What are the synonyms of this phenomenon, which is known as gravitational pooling of the blood in the dependent parts of the dead body? और ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नॉर्मली इट्स कलर इज पर्पलिश रेड, पर्पलिश। और इसी के साथ इफ यू रिमेंबर अब लास्ट टाइम वाज अबाउट कि वो ये वाले जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग्स हैव बीन डन टू द डेड बॉडी, पॉइजन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। और बाज़ का वो उसकी डेथ की ब्लीडिंग की वजह से भी उसका जो ह्यू और कलर ऑफ द पोस्टमार्टम स्टेनिंग दैट बिकम्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस पर्पलिश रेड। और पर्पलिश रेड की अभी आप स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको ये भी किया था एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया इज ए टाइप ऑफ डेथ इन विच there is accumulation of deoxygenated blood. Asphyxia जब आपको डिटेल में प्रैक्टिस में बताएं कि deoxygenated blood that is normally being continuously washed away, carbon dioxide being washed away, and as red oxygenated hemoglobin that is in surplus, that is more for this, the color of body is reddish. But when there is interruption in the breathing process, then the carbon dioxide that is not exhaled, that is not that is not pumped out from the body or exhaled or breathing के लिए breathing out,
So as a result, this oxygenator combines with hemoglobin and form a compound which is called a deoxygenated hemoglobin or reduced hemoglobin. नॉर्मली प्रेजेंट है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कंटिन्यूसली वाश वे की जा रही है। जब हम एक्सेल करते हैं तो दिस कंपाउंड जो डीऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दैट डिसोसिएट्स एंड ऑक्सीजन रिप्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज रिमूव्ड एक्सेल्ड आउट एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज बीइंग डिफर्निश्ड। तो वो उसकी जो थोड़ी क्वांटिटी होती है जो नॉर्मली, तो उसकी वो कलर दैट इज नॉट मिल्क। लेकिन अगर आपने देखें जब व्हेन देयर इज ब्लीडिंग, if the bleeding is from venous blood जो हो, उसका जैसे कहते हैं वो काले रंग का खून, इतना ब्लैक तो नहीं वैसे, लेकिन वो जो डार्क होता है, रिलेटिवली डार्क। और ये जब आप ब्लड की एग्जामिनेशन ये पढ़ोगे, उसमें जो पैटर्न ऑफ दिस वीनस ब्लड एंड आर्टीरियल ब्लड, उसमें देखोगे कि वो रेडिश होता है और ये डार्किश होता है, ब्लूइश डार्किश। So when there is asphyxial death due to asphyxia, that interruption with the breathing process, then when the quantity or amount of deoxygenated or hemoglobin that exceeds that's equal to about 5 gram per dl, then cyanosis develops. So as a result, the appearance of hypostasis will be cyanotic tinge. cyanotic tinge cyanotic क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्लूइश होता है। अच्छा, एनिलीन डाई है, इसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाए तो ब्राउनिश होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये हम पॉइजनिंग आप सारे पढ़ोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, ये गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये भी गैसेस होता है पॉइजन, ऑर्गेनिक पॉइजन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो इनकी वजह से इनके जो ब्लड के साथ ये रिएक्शन करती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो उनका पर्टिकुलर कलर डेवलप हो जाता है। तो जैसे हमने देखा कि दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ डेथ, इस तरह ये जो चीज़ें हैं इनसे हम काज ऑफ डेथ का मतलब कर सकते हैं। काज ऑफ डेथ आपको मैंने बताया था इसके शुरू में, इस तरह दैट द डिजीज और इंजरी और पॉइजन which leads to a chain of events in the biochemical or physiology or body, and it becomes incompatible with living. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है, ये आपको पता है कि कोल गैस में ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कोल गैस में, और इसके साथ ये जो मोटर एग्जॉस्ट होता है, गाड़ियों का एग्जॉस्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अगर किसी ने खुदकशी करनी हो, बाज़ का एग्जॉस्ट का जो पाइप होता है उसका गाड़ी का, तो उसको गाड़ी के अंदर ले आए तो उसकी वजह से ज़्यादा कार्बन क्वांटिटी उसकी डेथ कैन अकर। ये एक्सीडेंटल डेथ भी होती है इसकी वजह से, ये जो सर्दियों में कोल और सुई गैस वगैरह की वजह से या बर्निंग की वजह से जब तो ये उसके एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, विच आर मच मोर एफिनिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑक्सीजन। तो ये रिप्लेस कर देती है उसको, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, उसका कलर होता है चेरी रेड। इस तरह HCN हाइड्रोजन साइनाइड, जो साइनाइड पॉइजन से कहते हैं, ये जो दैट इज फाउंड, ये सोडियम साइनाइड भी होता है, पोटेशियम साइनाइड भी होता है, ये साल्ट होते हैं, लेकिन व्हेन दे कम इनटू द कंबाइन विद द gastric acid in the stomach, so HCN gas is produced which is very very poisonous, or as a result the cyanosis, hypostasis or postmortem staining, that is of pink color। अगर पिंक कलर का हो तो हमें काज ऑफ डेथ पता चल जाएगा इसका कि दैट इज हाइड्रोसाइनाइड पॉइजनिंग। इसी तरह अगर चेरी रेड हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। इस तरह अगर ब्राउन हो उसका तो एनिलीन डाई। इस तरह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो सीवरेज गैस जैसे कहते हैं, सीवरेज वगैरह में ज़्यादा होती है, गंदे अंडों की वो होती है इसकी, तो इसकी वजह से ग्रीनिश ब्लू। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो एस्फिक्सिया जैसे ही है इसी का हिसाब था ये वाला, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म।
अगर बाहर से जाए तो उसकी वजह से भी साइनोटिक रिंग या डीप ब्लू, ये बॉडी में बन रही है। और ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जा ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जानी शुरू हो जाए तो डीप ब्लू कलर। फास्फोरस, ये भी एक वेल नोन पॉइजन है, आप पढ़ोगे इसको इन आवर पॉइजनिंग टॉक्सिकोलॉजी में। उसकी वजह से डार्क ब्राउन कलर, dark brown. Aniline dye that causes brown and phosphorus that causes dark brown. Similarly, when the person is exposed to cold को, ये जो cold का frost bite या इस तरह के mountainous areas या cold का किसी तरह से exposure हो तो उसकी वजह से the color of the hypostasis that is bright red. When this loss of blood, अब ये जो कलर है उसका दैट इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विच इज सीन थ्रू द स्किन। अब ये स्किन की वजह से अगर ब्लड लॉस हो गया तो फिर उसका वो जो भी उसका कलर होना होगा, नॉर्मल भी अगर होगा तो दैट विल बी फेंट स्टेनिंग। स्टेनिंग जितनी भी होगी लेकिन वो फेंट होगी। एक और बात आपको बता दूं कि ये जिस तरह दिस इज द accumulation of blood in the toneless capillaries in the dependent part under the effect of gravity. Similarly, this accumulation under the gravity occurs in the internal organs. जो internal body organs हैं, जैसे जो उनके dependent part हो गए, lower parts, posterior parts of heart, उसके चैम्बर जो है उसके जो है इस तरह posterior parts brain की बैक साइड पे हो सकती है, इंटेस्टाइन की बैक साइड हो सकती है, जो और डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द, अगर वो बंदा पर्सन इज स्पाइन पोजीशन सीधा लेटा हुआ है तो उस वक्त, अगर प्रोन पोजीशन है मुंह उंदे मुंह लेटा हुआ है तो फ्रंट पे होगा। इसी तरह लंग्स के बैक साइड पे। तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग दैट डेवलप्स बोथ इन द स्किन मसल्स एंड इन द पोस्टीरियर सर्फेसेस or you can say in the dependent parts of the internal viscera. तो जैसे हम देखेंगे कि ये नॉर्मल स्किन में this discoloration happens in another condition which is called as bruise or contusion. इंजरी की वजह से कैसे लाशें पड़ जाती हैं, मारा किसी को तो उसका जो ट्रॉमा की वजह से उसका इंजरी हुई है बट देयर इज नो ब्रीच ऑफ स्किन इंटैक्ट रही है, तो वो कलर बन जाती है, रेड होता है पहले, वो पिंक हो जाता है, उसकी मुख्तलिफ शेड्स बनते हैं। ये आप ब्रूज पढ़ोगे जब ट्रामाटोलॉजी हम आप शुरू कराएंगे आप लोगों को, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इन द केस ऑफ स्किन फ्रॉम दिस हिपोस्टेसिस फ्रॉम द ब्रूज। और ब्रूज जो है दैट इज कॉज्ड ड्यूरिंग लाइफ, लिविंग पर्सन को ब्रूज होती है, लिविंग पर्सन को, या व्हेन द पर्सन एग्नी स्टेट में हो, एग्नी स्टेट है जो टाइम पीरियड ड्यूरिंग डेथ प्रोसेस 2-4 मिनट का, उसमें दो ब्रूज कैन हैपन। और नॉर्मली ब्रूज जो है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल है, वो आज आपको डॉक्टर आमना बताएगी, उसके 5-6 पॉइंट है। इसी तरह जो इंटरनल ऑर्गन है उनमें अंडर द इफेक्ट ऑफ डिजीज देयर कैन अकर कंजेशन, cooling of the blood, disease की वजह से। तो we have to differentiate this postmortem staining in the dependent parts of the viscera from this congestion, from this hypostasis. Congestion versus hypostasis. Similarly in the skin, bruise versus this hypostasis. तो मैं भी आपको थोड़ी देर तक कुछ बता देता हूँ इसका है। आप इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बट जब आप देखते हो तो आपको इस क्या क्या चीज़ों का पता चल सकता है। मेडिकल सिग्निफिकेंस मीन्स दिस कि आपको मेडिकल लीगल जो चीज़ें मेडिकल भी हों और लीगल भी हों, मीनिंग रिलेटेड टू फोरेंसिक मेडिसिन, तो आपको इनका क्या क्या एडवांटेज कह सकते हो, सिग्निफिकेंस कह सकते हो, इंपॉर्टेंस है। So first of all, this is a sign of death. This is a sign of death. Postmortem staining, this is a sign of death. Then this helps in
determining the time interval between death and postmortem examination. जब आप डेड बॉडी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं टाइम सिंस डेथ। इसी तरह इफ़ यू रिमेंबर दिस लास्ट स्लाइड, ये जो मुख्तलिफ ये जो हैं कलर्स हैं उनकी वजह से दे हेल्प अस डिटरमिन द काज ऑफ डेथ। काज ऑफ डेथ क्या हो सकती है? वन, दिस इज द साइन ऑफ डेथ। द अदर, दिस इज हेल्प्स इन असेसिंग डिटरमिनिंग टाइम सिंस डेथ। Third one, we can take help from to know out what is the probable cause of death. Then from this distribution hypostasis, we can judge or we can evaluate or we can know what was the position of the dead body after death. उसकी क्या पोजीशन थी, उसकी वो जो was that hanging, वो जैसे खड़े होने के मूड में हो, या वो लेटा हुआ था, या वो साइड पे था, स्पाइन पोजीशन में था, प्रोन पोजीशन में था। अब देयर कैन बी डिफरेंट पोजीशंस। नॉर्मली तो जब किसी बंदे की डेथ हो जाए तो दैट इज लाइंग प्रोन, हॉस्पिटल डेथ होगी, क्या डेथ होगी, उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन बाज़ का if a person has committed suicide or if he has been homicidally killed, तो हैंगिंग का केस है, तो हैंगिंग की वजह से वो ज़्यादा लटका रहा है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और तरह की होगी। If similarly the person has been killed and thrown the fields, तो उसकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अगर ड्राउनिंग का केस है तो ड्राउनिंग में आमतौर पे वो जो हेड साइड डाउन होता है और वो एब्डोमेन, बैक सबसे ऊपर होती है और हेड, फेस, आर्म्स एंड लेग्स, बिकॉज दे आर हैवियर, दे रिमेन डाउनवर्ड। तो वो एक इन्वर्टेड वी शेप टाइप की पोजीशन बन जाती है। तो उस केस में द डिपेंडेंट पार्ट बिकम द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, देन फेस, स्कैल्प, और इसी तरह जो है डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बोथ आर्म्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपोस्टेसिस दैट बिकम्स डिफरेंट। तो फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोस्टेसिस वी कैन नो द पोजीशन, और इसकी वजह से वो भी जैसे वो जो कलर है उसका काज ऑफ डेथ का पता चल जाता है हमें, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी उसकी काज ऑफ डेथ का भी पता चल सकता है, उसकी पोजीशन का पता चल सकता है। अच्छा, इसी तरह जैसे वो मैंने बताया कि इन सम केसेस व्हेन देयर इज एन आइसोलेटेड, आपको पता कि पहले वो पैचेस ऑफ this pooling of blood they develop, then the coalesce after a time interval, then they become fixed. Lekin but at certain times when there is some isolated patch of this hypostasis, this can be confused with bruise. उस सूरत में आपको उससे डिफरेंशिएट करना होगा ब्रूज से। और इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंटरनल ऑर्गन ड्यू टू सम डिजीज प्रोसेस उनमें कंजेशन हो जाती है। जैसे निमोनिया है, निमोनिया एज इफेक्ट ऑफ निमोनिक डेथ, देयर इज कंसोलिडेशन और कंजेशन ऑफ द लंग्स। तो उसको आपने डिफरेंशिएट करना होगा कि ये कंजेशन नहीं है। फिर इसी तरह ड्यू टू कोरोनरी पोल्यूशन there can be congestion of the heart valves, myocardium. We have to differentiate from this congestion or hypostasis. Congestion due to coronary occlusion of the cardiac muscle from hypostasis. इसी तरह अगर if there is trauma to the brain, तो ब्रेन की ब्रूज हो जाती है, ब्रूज, तो उसकी वजह से we have to differentiate from it hypostasis, posterior parts की उसकी जो है ना ब्रेन की। तो अगर पॉइजनिंग हुई है, देयर इज अ केस ऑफ पॉइजनिंग, जनरलाइज्ड पॉइजनिंग, उसकी जीआईटी जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उनकी कंजेशन हो गई है, तो सम टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम इट हाइपोस्टेसिस। These are some of the points regarding the medical legal significance or importance
डिसअपीयरेंस, अब मैंने आपको बताया था कि दो सेपरेट पैचेस ऑफ hypostasis develop in 1 to 2 hours, then they coalesce in 4 to 6 hours, and by this time they become fixed. If you have to press hypostasis area with your thumb, they do not blanch. Blanch होता है नॉर्मली जब आप उसको प्रेस करते हो तो कलर ऑफ दिस hypostasis that disappears. There is displacement of blood. तो but after a certain time interval, that is 6 hours up to, तो फिर अगर आप उसको दबाओगे तो there is no blanching of the area, and this is known as fixation of hypostasis, postpartum staining. डिसअपीयरेंस कैसे होती है कि आपको पता है जैसे जो बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन हैं उनमें द प्रोसेस फॉर डिकम्पोजिशन प्यूरिफिकेशन सेट्स इन, सिमिलरली देयर इज हेमोलिसिस ऑफ ब्लड जो हेमोलिसिस होगा, प्यूरिफाई होगा ब्लड, उसका टर्म है हेमोलिसिस, तो वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस। तो उसमें ये जो गैस का जो प्रेशर है उसकी वजह से जो बॉडी डिकम्पोज हो रही हो, तो उसकी वजह से समटाइम दिस कलर ऑफ हाइपोस्टेसिस और रादर द ब्लड विच इज पूल्ड एंड ग्रेविटी ने उसको फिर वो अंडर द इफेक्ट ऑफ गैसेस दैट ब्लड इज डिस्प्लेस्ड, देन आफ्टर और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, यू नो दैट स्टार्ट्स आफ्टर 24 आवर्स। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी जो है एक्सटर्नली उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन दैट बिकम्स विजिबल आफ्टर 24 आवर्स। दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, और बाज़ का आज के डिकम्पोजिशन हाइपोस्टेसिस है, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज वन ऑफ द अर्ली साइन। ये जो साइन होते हैं 12 घंटे से 24 घंटे तक जो बॉडी में अपीयर होते हैं, बाज़ का ये डेथ लिविंग पर्सन में भी अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। इसमें जो डिजीज़ प्रोसेस की वजह से या कोई और मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वार्मथ, टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट has much effect on this the process or the changes which take place after death. The onset of decomposition due to decomposing gas in the skin and hemoglobin present in blood acted by H2S lead to self-met hemoglobin, और ये self-met hemoglobin जो मैं पढ़ा रहा था कि वो उसकी वजह से उसका जो डिस्प्लेसिस, एक तो वो H2S गैस ये उसको प्रेशर जो डिकम्पोजिंग की जो गैसेस बन रही हैं तो उसको ब्लड पूल्ड हुआ है उसको वो डिस्प्लेस कर देगा, और दूसरा दिस कंपाउंड इज फॉर्म सेल्फ मेट हीमोग्लोबिन। फिर इनके कलर जो नॉर्मली हमने पढ़ा है कि वो होता है पर्पलिश रेड, फिर इसका कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है सेल्फ मेट हीमोग्लोबिन का। उसके फिर वो शेड इसके बनते हैं ग्रीनिश, ब्लड वेसल्स आपको ग्रीन नजर आने लग जाएंगी, फिर ब्लैक होती हैं, और इस तरह उसके मुख्तलिफ कलर बनते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ कलर देखोगे। ये जो जब मैंने आपको ब्रूज का पढ़ाया है तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस कि ब्रूज के जो नॉर्मली जो ब्रूज होती है दैट इज अ फिनोमेनन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन लिविंग पर्सन में। तब आप में से किसी को ब्रूज हुआ हो, को चोट लगी हो, इस तरह की ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन ब्लड वेसल अंडर द स्किन दे हैव रप्चर्ड, तो वो आपको पता पहले वो रेडिश होता है फिर ब्लूश हो जाता है। उसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो कलर है, हीम और ग्लोबिन दो चीज़ें होती हैं। ग्लोबिन तो वो प्रोटीन है, अलग हो गया। हीम में आपने पढ़ा है इसकी मेटाबॉलिज्म, इसमें इनकी तो लिवर के वो बिलीरुबिन होती है, बिलीवर्डन बनती है, मुख्तलिफ उनके हर किसी के एक अलग कलर है। The same happens when there is bruise, or with the passage of time this heme that is converted into various compounds which have different colors, and from those colors we can evaluate or we can determine time how long before या how old this bruise। तो ये नॉर्मली जो जब एक
within a certain time limit when you happen to examine a dead body within 12 to 25, 12 से लेके 24 घंटे तक, जब ये सेल मेट हीमोग्लोबिन नहीं बना, उससे पहले आप देखते तो उसका यूनिफॉर्म एक कलर है विच इज विजिबल थ्रू द स्किन। लेकिन ये जो ब्रूज होगी उनका डिपेंडिंग ऑन द टाइम हाउ ओल्ड द ब्रूज इज, उनका डिफरेंट कलर होगा। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। और भी देखते हैं फिर आर्टिफैक्ट भी है, ये भी आप देख लें, जब आप इसको पढ़ोगे तो पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट आपको पढ़ाएंगे हम कुछ। दिस इज नॉर्मल, दीज आर डिफरेंट पैचेस ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग एंड बाय दिस टाइम दे आर सेपरेट पैचेस क्योंकि दे हैव नॉट कोलिस्ड। जब कोलिस कर जाएंगी तो एक यूनिफॉर्म कलर बन जाएगा, जैसे ये यूनिफॉर्म कलर है। और ये जो कंटेक्ट फ्लैटनिंग का प्रोसेस मैंने बताया था कि ये जो यहाँ जो ब्लड वेसल है दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट द सरफेस, तो इसकी वजह से हमें इसके पता चल जाएगा कि बॉडी हैज बीन लाइंग ऑन प्रोन। ये जो स्पाइन पोजीशन में थी, अब इसको उल्टाया, ये इसका कंटेक्ट फ्लैटनिंग है। और ये जो एरियाज है देयर इज नो पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन दीज एरियाज, नॉर्मल पोजीशन जो थी बॉडी की। ये भी आप देख लो ये डिपेंडेंट पार्ट्स में। और ये तो बैक पे है, लेकिन गर्दन पे नॉर्मली भी व्हेन द बॉडी इज लाइंग स्ट्रेट इन स्पाइन पोजीशन, तो इन एरिया पे पोस्टमार्टम स्टेन डेवलप कर जाती है। फेस वगैरह से आके इधर फ्रंट पे भी थोड़ी सी आ जाती है और साइडों पे, और अदरवाइज बॉडी पे ये डिपेंडेंट पार्ट्स पे होते हैं इन्हीं में। ये भी आप उसी तरह से, ये मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी। ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज जो गारमेंट्स हैं के पास से अफेक्ट आ गया, बॉडी उनके ना ये बॉडी प्रोन पोजीशन में हो। देखो ये फ्रंट पिक्चर्स में आपको बता रहा था नॉर्मली आ जाती है। या और it means when this person is examining this body there is no अच्छा, आप आवाज आ रही है आप लोगों को? कनेक्शन खत्म तो नहीं हो गया? नहीं सर, आ रही है। तो मेरे पास आया था वो अनस्टेबल कनेक्शन हो गया जो है ना। तो ये जो इसका मतलब है कि ये जो जैसे ये वाली स्लाइड है इसमें जो ब्लैंचिंग हुई है, इसका मतलब है फिक्सेशन नहीं हुई है। इट मींस दिस बॉडी द टाइम इंटरवल बिटवीन डेथ एंड एग्जामिनेशन दैट इज लेस देन 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे तक से कम है। अगर फिक्स हो जाएगी तो 6 से 8 घंटे, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ये हर बॉडी का अपना डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, डेथ और सीजन कौन सा है, वेदर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर वगैरह, उसमें डिपेंड करके वो डिफरेंट होता है। रेंज में देते हैं हम हमेशा टाइम लिमिट जो है वो गिव इन रेंज, तो इसको 6 to 8 आवर्स। ये देखो ये वाली जो है दिस इज चेरी रेड कलर। चेरी रेड किसकी चीज की होती है? साइनाइड? नो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। और जो पिंक होती है दैट इज साइनाइड, पिंक साइनाइड की वजह से होती है। सर ये भी पिंक लग रहा था थोड़ा सा। अगर आप बेटा पिंक देखोगे तो आपने पिंक लेडी कभी देखी है? वो जो पिंक लेडी कहते हैं, पिंक का अपना एक शेड होता है। पिंक कपड़े जो पहने होते हैं उसका अपना एक शेड होता है। ये भी है पोस्टमार्टम। ये जो है कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग, देखो इसका मतलब है कि बॉडी जो है दैट वाज लाइंग इन स्पाइन पोजीशन, इसको उल्टाया है तो इसमें ये पोजीशन होगी है। इसमें अभी तक वो मतलब जब एग्जामिनेशन किया जा रहा है अभी तक वो अच्छी तरह ये पैचेस से बने हैं, लेकिन अभी वो वेल डेवलप नहीं है। और इसका एक मैंने अगर मेडिकल से आपको पॉइंट याद हो, इफ
देयर हैज टेकन प्लेस ब्लीडिंग अगर हो जाए तो उस वक्त भी उसकी जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग दैट इज फेंट, ब्लड की वजह से पुलिंग होनी है, ब्लड उसकी ब्लीडिंग हो गई है, उसकी इंजरी की वजह से होती है, या उसकी कोई इंटरनल ट्रामा शाम जो भी हो उसकी ब्लीडिंग हुई है, उसकी वजह से ये फेंट हो सकती है। अच्छा ये देखें, इसमें ये जो है ना ये डिपेंडेंट पार्ट ये यहाँ तक आ गई, उसके पीठ के फ्रंट पे भी आ गई है। इसके मीन्स, और ये जो आप देखो कि ये बाजू है उसके भी ये जो है लोअर हाफ पे, और इसी तरह अगर आप देखोगे तो इसके जो है इफ यू सी द दिस पीनस ऑफ दिस एंड टेस्टिस, उनके भी जो टिप ऑफ पीनस और वो जो टेस्टिस के लोअर पार्ट में, इट मींस दिस केस इज मोस्ट प्रोबेबली ऑफ हैंगिंग के था। इसी तरह इफ देयर हैपेंस टू बी लेडी, उसके जो लोअर पार्ट्स ऑफ ब्रेस्ट उनमें आ जाती है। तो इन जगह से हमें पता चल जाता है पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, कॉज ऑफ डेथ का भी ऑब्वियसली। इसका ये देखो, ये इस बंदे के फेस पे है सारी ये जो है, इसका क्या मतलब है, द पर्सन, इसका दो तीन मतलब हो सकते हैं। एक तो हैंगिंग का केस भी हो सकता है, ये वो हैंगिंग का वो जो था लाइगेचर था दैट वाज स्ट्रॉन्ग एनफ, तो उसने वो ब्लड को ड्रेन नहीं होने दिया, इसलिए सारे उसके अगर फ्रंट पे भी है बैक साइड पे भी है। अगर सिर्फ फ्रंट पे है बैक पे नहीं है तो इसका मतलब है द पर्सन वाज लाइंग इन स्पाइन पोजीशन ऑन द मूव था, इसकी वजह से फ्रंट पे है। ये देखो इस पे फ्रंट पे सारे इसके, इसका मतलब है ये ऑन द मूव था। ये देखो ये सारे ज्यादा ना ये वाले ये चेरी रेड कलर के हैं, ये उसके जो पोजीशन ऐसी पोजीशन में था जैसे सरफेस थी जो इसे स्टूल वगैरह या बेंच वगैरह हो। ये देखो ये सिर्फ ब्लेंचिंग हो रही है, इसका मतलब अभी दैट इज लेस देन 6 to 8 hours। ये देखिए इसका इस पोजीशन में था कि ये वाले जो प्रेस हो रहे हैं, इसलिए यहाँ को देयर इज नो पूलिंग ऑफ ब्लड, और ये इसका कलर डिफरेंट है, और यहाँ जो ब्लड की पूलिंग हुई है उसका कलर ये वाला बन गया। इस तरह पोजीशन में था कि ये जो डिपेंडिंग पार्ट है और ये प्रेस्ड रहा है, इसलिए यहाँ कलर डेवलप हो सका, नॉर्मली कलर है। फ्रंट पे सारे पोस्टमार्टम स्टेनिंग, अब ये देखिए इस पोजीशन में हो, दीज आर द डिपेंडेंट पार्ट, इसके ये लेग्स हैं, लोअर पार्ट्स ऑफ लेग्स, बल्कि ये सारी यहाँ तक ये सारी पोस्टमार्टम स्टेनिंग नजर आ रही है। ड्राउनिंग वगैरह का केस है ये वाला, इसमें जो मुमकिन है ये जो सिंक में पानी भरा हो तो उसमें इस तरह की कोई कंडीशन बनी है कि बंदा इसी पोजीशन में डेथ के बाद रहा है। ये फीट उसके हैं, फीट में ये ब्रेस्ट पार्ट रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई नहीं डेवलप हो सका। तो ये जो मुख्तलिफ from this distribution of hypostasis we can know about the position of the body after death। ये देखिए इंडिपेंडेंट पार्ट में कितनी डीप किस्म की ये बनी है, और ये देखिए ये वाला जो बैंड से बने हैं यहाँ मुमकिन बांधा गया हो, या मुझे नहीं अभी ये प्रॉपर्ली पता नहीं चला, ये ब्लीडिंग भी हुई है साथ, या स्लाइड में नहीं पता चल रहा कि ब्लीडिंग है या उसके पैचेस ऑफ हाइपोस्टेसिस। तो डेड बॉडी को देखे, इस स्लाइड को देखे नहीं ज़्यादा हो सकता था। ये दिस इज जैसे वो स्किन में नजर आ रही थी हाइपोस्टेसिस, दिस इज हाइपोस्टेसिस इन द इंटरनल विसरा के जो डिपेंडेंट पार्ट है उनमें इस तरह का। और जब निमोनिया वगैरह हो उसमें भी इसी तरह की डेवलपमेंट होती है, लेकिन दैट इज नॉट एसेंशियल कि निमोनिया डेवलप्स इन द लोअर पार्ट्स और डिपेंडेंट पार्ट्स, इट कैन अफेक्ट एनी लोब।
फ्रंट पे भी हो सकता है। तो जब व्हेन यू आर इन डाउट यू कैन सेंड द ऑर्गन फॉर द हिस्टोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिर वो आपको बताएगा कि डिजीज की वजह से है या ये कम्युलेशन ऑफ ब्लड इन बोनलेस कैपिलरीज एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स है। ये देख लो ये वाले इंटरनल ऑर्गन, ये जो है जीआईटी के जो है उनमें जो कैपेसिटी सारा कलर जो डेवलप हुआ है। अच्छा, द नेक्स्ट चेंज दैट वाज, हमने जो अगर हम दोबारा उसको रिवाइज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल पैलेट डेवलप करता है, जिसे मुर्दनी कहते हैं। सबसे पहले, उससे पहले देखें तो प्राइमरी फ्लैसिडिटी होती है विच इज शोन इन फिल्म्स। जो बंदे का गर्दन किसी साइड पे गिर गई या हाथ गिर गया, चेंजेस और वो जो उसकी डेथ इमीडिएट चेंजेस है वो सारी को करके 3-3 पेज फिल कर देते हैं, उसका फायदा कोई नहीं होता। कनेक्शन इज स्टिल प्रेजेंट और नॉट? मोहम्मद शोएब सर है। जी सर, जी जी। मुझे वो सिग्नल आ रहे थे इंटरनेट कनेक्शन है बिकम अनस्टेबल, तो वो of the body, all the muscles। कितनी तरह के मसल होते हैं बॉडी में? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। Skeletal, smooth and cardiac, and you know that after clinical death it takes some times for the muscles to die। तो कितना टाइम होता है? 4 to 6 hours तकरीबन, 4 to 6 hours। उसके बाद फिर वो जो मसल्स है उसकी डेथ हो जाती है, और ड्यूरिंग दिस टाइम द मसल्स कैन बी स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली। जब ये टाइम पीरियड गुजर जाता है देन दे बिकम डेड, फिर उनका कोई जो है डेथ चेंजेस में आ जाती है, फिर दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। और प्राइमरी फ्लैसिडिटी के बाद मसल्स नॉर्मली हैं, दे आर वर्किंग अंडर द इफेक्ट ऑफ एटीपी। एटीपी जो है उनका वो एनर्जी का सोर्स है, और उसमें जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं दे आर इंटरडिजिटेटिंग। तो आफ्टर डेथ, एज यू नो, इन द कूलिंग ऑफ द बॉडी हमने पढ़ा, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट। दे आर द प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग लाइफ, एंड आफ्टर डेथ देयर इज जस्ट लॉस ऑफ हीट, और इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, आल्गर मॉर्टिस। Similarly, जो ATP जो which is present in the muscles, that is used. When that is used up, जो muscles की जो interdigitating है of this myosin and actin filaments, that is lost. और instead the muscles converted into a gel shape, gel की बन जाती है उनकी, और उस state में they are contracted। तो एक कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जिसे बाद मर्ग अकरार कहें या पोस्टमार्टम रिजिडिटी कहते हैं, या कैडावरिक रिजिडिटी कहते हैं, या राइगल मॉर्टिस कहते हैं। 2-3 टर्म्स हैं इसके लिए। तो उसके मसल्स दे बिकम स्टिफ, और दिस स्टिफनिंग एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अफेक्ट्स ऑल द मसल्स, voluntary muscles, involuntary muscles, यानी skeletal and soft, skeletal and smooth muscle and cardiac muscles, or that is the effect which is due to disappearance of ATP. So if you are asked to, ये कब शुरू होती है? This also this process starts just after death. Examining a dead body which have fixed postmortem staining. Fixed postmortem staining
तो उस वक्त उसकी जो राइगर मॉर्टिस की क्या स्टेट होगी, तो मैंने आपको बताया था अभी कि वो दैट टेक्स वो 6 to 8 आवर्स, दैट टेक्स 6 to 8 आवर्स फॉर स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टमॉर्टम स्टेट। उस वक्त ये जो राइगर मॉर्टिस का प्रोसेस है ये भी उतने मसल्स को अफेक्ट कर चुका होगा। फिर आपने इस वक्त इसको जो शुरू से नहीं बताना, आपने बताना कि किस स्टेज पे हमें वो उनका स्टेट मानता है, स्टेट ऑफ राइगर मॉर्टिस। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन द कंडीशन कि अगर वो जिस टाइम इंटरवल पे आपको पूछे उस टाइम इंटरवल पे कौन कौन से मसल इफेक्ट होंगे, ये आपने बताना होगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सी स्टेज पे कितने मसल इफेक्ट होते हैं, कितने टाइम पे क्या होंगे। तो ये एज आई हैव एक्सप्लेन, दिस इज अ कंडीशन व्हिच इफेक्ट्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, एंड दिस effect takes, this rigidity contraction takes place under this experience effect of ATP, and it starts with the big muscles starting from the cardiac muscle internally। अब कार्डिक मसल हमें नजर तो नहीं आता, वैसे जब हम बॉडी को ओपन करेंगे ओनली देन इट विल बी विजिबल। तो ये सारे मसल से एट द सेम टाइम शुरू होता है, लेकिन बिग मसल्स को, बड़ा मसल है उसका ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पीर होने के लिए। तो इसलिए जो फेशियल मसल विच आर स्मॉल मसल्स, तो सबसे पहले एक्सटर्नली कहाँ पीर होता है बेटा? सर फेस पे छोटे मसल्स हैं। छोटे मसल और पर्टिकुलरली फेस आईलेट्स सबसे पहले आईलेट्स। इसलिए आपको पता है कि जब बंदे की डेथ हो जाती है सबसे पहले उसकी आंखें बंद करते हैं कि अगर वो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस राइगर आंखें खुल गई तो फिर ये खुली रहेंगी, फिर ये कुछ देर जब तक वो डिसअपीयर नहीं होगा, राइगर मॉडल्स वक्त तक खुली रहेंगी। तो आप अंदाजा कर सकते हो किसी डेड बॉडी की आंखें खुली नजर आई तो लोगों में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो stiffening of the muscles, it affects both voluntary and involuntary after an initial state of primary flaccidity। प्राइमरी फ्लैसिडिटी वो हर ऑर्गन की, अब आपको पता, जैसे मैं बता दिया, छोटे मसल में वो ज़्यादा फ्लैसिडिटी चल रही है, डिस्पीयर होती है, बड़े मसल में होगा तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। मसल कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग फाइबर्स, ईच फाइबर इज फॉर्म डेंसली पैक्ड, यू नो विद दिस। मायोफिब्रिल्स are made up of two types of protein, myosin actin, arranged in interdigitating manner। ये है, दिस इज द इंटरडिजिटेटिंग मैनर। ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, तो उसमें इस तरह की होगा कि ये वाले जो मायोसिन है, ये एक्टिन है, उनकी जो रिलैक्स होगा तो उनमें ज़्यादा आपस में दूर दूर होंगे। जब वो कंट्रैक्टेड मसल होगा तो उसमें वो जो एक्टिन और मायोसिन ज़्यादा इंटरडिजिटेट कर लेंगे। और जो राइगर मॉर्टिस में फिर इस तरह की सूरत बन जाती है कि वो अभी ये जेल फॉर्म बन गई है, आपस में सारे फ्यूज अप हो गए। इसमें देखो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस था ये कंट्रैक्टेड स्टेट में, लेकिन वो जब वो इसका बन गया राइगर मॉर्टिस हो गया फिर वो आपस में गुटमुट हो जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट इनमें सेपरेट है, ये देख रहे हैं, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो ये आपस में ये इनमें डिफरेंस है, सेपरेट है, लेकिन इसमें वो आपस में गुटमुट हो गए हैं। इसको कहते हैं जेल स्टेट बन गई है, स्टिफनिंग। During relaxation, interdigitation is of limited extent. During contraction, areas of actin are drawn into areas of myosin line, piston into cylinder. Self-explanatory है। Mechanism of this sliding is not yet fully, but the process is dependent on the presence of ATP. After death, ATP of cell decomposes. Both the actin and myosin become stiff and converted rigid gel. And at this state there is no reaction to electrical stimuli, यानी उनकी जो cellular death has taken place। तो condition is irreversible, जैसे उसकी फिक्सेशन होती है पोस्टमार्टम स्टेनिंग की, तो दिस becomes irreversible। जो जब वो प्राइमरी फ्लैसिडिटी के बाद कंट्रैक्शन होगी तो फिर वो irreversible है।
disappear means there will be no relaxation until the time there is a third phase of this rigor mortis, when the state of this contraction after a certain period that start disappearing. उसके बाद फिर जैसे वो इनकी वो contraction की state आई है, उसके बाद उसी sequence में in the same sequence there will be disappearing of this contraction. और इन दोनों के दरमियान में एक अपीयरेंस की स्टेट है, दूसरी डिसअपीयरेंस की. उनकी दोनों के दरमियान में एक स्टेट होगी व्हेन देयर विल बी परसिस्टेंट कंट्रैक्शन. ना उसमें डिसअपीयर होगा ना अपीयर होगा, लेकिन वो परसिस्टेंट फेज आ जाती है दरमियान में. तो नॉर्मली हम ये जो टाइम जब एवरेज ऑन एवरेज इंडिविजुअल मसल का अलग सिलसिला, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द आईलिड्स, then वो front of the rest of the facial muscles, फिर वो chest के muscle, abdomen के muscle, limbs के muscle, and at the end muscles of fingers and toes, muscles of hand की fingers and feet toes. इनमें they are the last to affect. यानी इनमें जो contraction की state है वो सबसे आखिर में पीर होती है. It starts from the eyelid and facial muscles, spreading to the front of the chest, abdomen, thigh muscles और arm के muscles, then forearm and calf muscles, and at the end in the muscles of fingers and toes. On average, it takes about 12 hours when these muscles of fingers and toes are affected. उनकी जब वो कंट्रैक्शन होती है उस वक्त तकरीबन 12 घंटे का एवरेज पे, और 12 घंटे तक ये पूरा बॉडी अब स्टिफ होगी सारी. इन द नेक्स्ट 12 आवर्स दिस विल स्टे. अगले 12 घंटे में वो सारी बॉडी कंट्रैक्टेड रहेगी. अब देयर विल बी अनदर फेज व्हिच इज ऑफ डिसअपीयरेंस. डिसअपीयर होना है इस कंट्रैक्शन ने. तो इन द सेम सीक्वेंस एज द contraction has appeared, in the same sequence this rigor mortis, a state of contraction that will disappear. तो सबसे पहले किस में होगा? अब सर फेस के मसल्स में. सबसे पहले किस मसल में पीर हुई है? आईलिड के मसल. आईलिड्स में. तो सबसे पहले डिसअपीयर भी आईलिड्स और फेस मसल में होगा. समझे मेरी बात आप? और सबसे आखिर में तो सर आई के मसल्स में शायद सबसे आखिर में. अगर कोई बॉडी में जो सारी बॉडी स्टिफ है तो इट मींस एट लीस्ट 12 आवर्स हैव पास्ड. और दूसरा जो उसका सेकंड स्टेप है दैट विल स्टे फॉर 12 आवर्स. सारी बॉडी में 12 आवर्स तक रहेगी. तो इसका मतलब है इफ यू आर एग्जामिनिंग एट बॉडी विच इज टोटली स्टिफ, सारी बॉडी स्टिफ है, उसमें वो 12 से लेकर 24 घंटे तक का परफॉर्मेंस टाइम, 12 से लेकर 24 घंटे का. अब इसमें साथ साथ अगर आपने टाइम का पूरा दैट्स लॉन्ग इंटरवल आपने को उससे ज़्यादा शॉर्ट रेंज करनी है, बाकी चेंजेस को आप साथ मिलाओगे और उसकी जो डेड बॉडी लाने का इंजरी की स्टेट से उससे आपको पता चल जाएगा कि ये 12 से तो 24 घंटे तक. अगर सिंपल हम राइगर मोटर्स को देख रहे हैं तो उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन जब वो दूसरी स्टेट, दूसरी कंडीशन, दूसरी चेंजेस को देखें तो उससे हम कम कर सकते हैं. इसी तरह अगर वो उसकी जो आप एग्जामिन कर रहे सारी बॉडी स्टिफ है लेकिन आईलिड्स दे हैव राइगर मोटर्स डिसअपीयर, इसका मतलब ये है कि वो 24 घंटे तक तो उसमें स्टिफ रहना था, 24 घंटे तक सारी बॉडी में स्टिफ रहना था. अब उसकी आईलिड वो दे आर नॉट कंट्रैक्टेड. तो आईलिड कंट्रैक्टेड ना हो तो दो स्टेट्स हैं. एक तो फ्रेश बॉडी है, अभी वो राइगर मोटर्स अपीयर भी नहीं हुआ. अगर वो राइगर मोटर्स बाकी सारी बॉडी में है तो आईलिड्स में नहीं है, तो इसका मतलब है
ये सारी बॉडी में 24 घंटे तक रहा है। अब ये जो है उसमें अपीयर होने लग गया, तो इट इज मोर देन 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स। बाकी बॉडी को देख के, अब इसमें साथ इस वक्त स्टेट में आफ्टर 24 आवर्स जो लेट चेंजेस वो भी स्टार्ट अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं, तो देन यू कैन जज, you can determine the time period between death and postmortem examination. तो कंडीशन इज irreversible है, लेकिन बाई अप्लाइंग फोर्स, आप फोर्स लगा के आप उस बॉडी को जो कंट्रैक्शन है, यू कैन cause an effect which is called breaking of rigor mortis. अब वो बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, रादर देर विल ब्रेकिंग, मसल टूट जाएंगे और उसको कहेंगे ब्रेकिंग ऑफ राइगर मसल्स। दिस कंडीशन इज रिवर्सिबल, मेकिंग द मसल फर्म एंड अनएबल टू स्ट्रेच, एंड दिस स्टेट मसल का राइगर मोर्टिस आफ्टर फुल डेवलपमेंट मसल गेट टोर्न व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेकिंग ऑफ राइगर मोर्टिस। स्टेजेस राइगर मोर्टिस मैंने अभी आपको बता दिया है कि डेवलपिंग फेज सबसे पहले है जब ये स्टार्ट होना शुरू होती है, दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग फेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द आईलिड मसल, फेस मसल्स, फ्रंट ऑफ चेस्ट, आर्म मसल्स, एंड एट द एंड मसल्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोes. दिस इज कॉल्ड एज डेवलपिंग फेज। ऑन एवरेज जैसे मैंने आपको बता रहा था कि 12 घंटे हैं, लेकिन इसको हम देखेंगे डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट। तो इसके बाद that stays for a certain time period 12 घंटे का, then passing of phase, उसी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में वो कंट्रैक्शन डेवलप हुई है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, स्टेजेस राइगर मोर्टिस, डेवलपिंग फेज, स्टैटिक फेज, पासिंग ऑफ फेज। एंड पीरियड ऑफ ईच फेज वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बता रहा था एवरेज में हम लेते हैं 12 घंटे, बट इट इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर हम उसका जो है पर्टिकुलर उस किसी केस का हम डिटरमिन करते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस ऑफ डेड बॉडी। रूल ऑफ थंब एवरेज ड्यूरेशन फॉर ईच फेज, जैसे मैंने एवरेज बताते हैं कि जो है 12 घंटे, लेकिन कहता है जो समर में आपको पता है जब बॉडी डिकम्पोजिशन जल्दी ज़्यादा शुरू हो जाती है, डिकम्पोजिशन आज आपको पढ़ाएगी डॉक्टर सदम, तो इमीडिएटली आफ्टर डेथ वो जो सेल की मुख्तलिफ सेल की जो डेथ शुरू हो जाती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं। किसी को डिले करने के लिए जो नॉर्मली हमारे सर्कमस्टांसेस में गर्मियों के मौसम में उसको बर्फ़ वगैरह पे लगा के रखते हैं, डेड बॉडी को बर्फ़ वगैरह रखते हैं ताकि वो उसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जल्दी ना, टू डिले द इफेक्ट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन। और दिस इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ मसल, राइगर मोर्टिस जो है उसका एक साथ इसकी। तो रूल ऑफ थंब 4 to 6 इन समर, ये जो है एवरेज बता रहे हैं, और समर में विंटर में 10 से 12 घंटे। तो राइगर मोर्टिस टेक्स प्लेस इन ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी साइमल्टेनियसली, yet smaller muscle groups manifest earlier as large muscle groups. Apparent progression in the body is proximal to distal from face to lower limbs. As a crude index of postmortem interval, अब ये जो चीज़ें साथ साथ हैं कि उसके कूलिंग भी शुरू हो गई है, पहले बॉडी इनिशियली वार्म होती है, फ्लैसिड होती है, फिर वो कूलिंग का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, और साथ साथ उसके स्टिफनेस का भी शुरू हो गया है। कुछ देर वार्म रहेगी और स्टिफ रहेगी, फिर कूल एंड स्टिफ, देन कूल एंड फ्लैसिड। शुरू में कूलिंग का प्रोसेस नहीं है, बॉडी वार्म, हाथ लगाया तो प्राइमरी फ्लैसिडिटी भी है। अब जनरल बॉडी को देखा जो है ना, तो कहते हैं लेस देन 3 आवर्स। अभी देख रहे हैं अभी कौन से आप मसल देख रहे हैं, अगर वो आईलिड्स हैं दे बिकम स्टिफ इन 1 आवर। अगर आप दूसरे मसल आर्म्स वगैरह देख रहे हो, आर्म्स के अपर मसल, ये वाले जो मसल हैं इनको देख रहे हो, दे आर फ्लैसिड एंड बॉडी इज फीलिंग वार्म। तो इसका मतलब है 3 आवर्स, लेस देन 3 आवर्स, फील्स वार्म एंड स्टिफ। उसका डिपेंडिंग है कितने कौन से बॉडी पार्ट स्टिफ हुए हैं, तो 3 to 8 आवर्स, फील्स कोल्ड एंड स्टिफ। कूलिंग का आपको पता है कि ये जो उसका टाइम इंटरवल जो है 0.5 to 0.7 डिग्री इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ पाकिस्तान लाइक रीजन, उसका जो लॉस होता है
0.5 to 0.7 डिग्री पर आवर, और उसका एक फर्स्ट आवर जो प्लेटो होता है, फर्स्ट 1 आवर, उसमें देयर इज नो फॉल ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर फॉल होना शुरू होता है। उसको ऐड करके यू कैलकुलेट उसको, या फील करते हो जैसे भी आपको सर्कमस्टांसेस आपके। इफ द बॉडी इज फीलिंग वार्म एंड स्टिफ, इट हैज बीन डेड 3 to 8 आवर्स, वार्म की वजह से 3 और स्टिफ की वजह से 3 to 8। कोल्ड भी हो गया और स्टिफ भी हो गया, क्या मतलब मोर देन 8 एंड 8 to 24, और डिपेंड करेगा कौन से बॉडी पार्ट उसके स्टिफ है। ये सबसे आखिर में स्टिफनेस दैट इज गॉन फ्रॉम मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज। अब जितना जितना बॉडी पार्ट उसका स्टिफ होगा उसके मुताबिक 8 आवर के कोल्ड की वजह से कोल्डनेस आ गई इसमें 36 आवर, 8 to 36 आवर। कौन कौन से बॉडी पार्ट में स्टिफनेस है? कोल्ड भी है, स्टिफ भी है, फ्लैसिड भी है, सॉरी कोल्ड भी है, फ्लैसिड भी है। इट मीन मोर देन 36। फ्लैसिडिटी 12 सेकेंडरी रिलैक्सेशन जिसको हम कहेंगे, सारे बॉडी पार्ट रिलैक्स हो गए। तो अगर सिंपल कोल्ड होता तो वो कोल्डनेस दिस स्टार्ट्स आफ्टर 8 आवर्स, लेकिन वो जो फ्लैसिडिटी भी सारी हो गई है, इसका मतलब है 36 आवर इसकी जो है जो सारी बॉडी में सेकेंडरी रिलैक्सेशन। Presence or absence of rigor mortis can be elicited to flex the neck। उसके नेक को फ्लेक्स करके देख सकते हो आप उसकी, या उसका नेक को, या उसका जो बाजुओं का जो भी जॉइंट आप उसको मूव करें, उसको अगर उसमें स्टिफनेस हो गया फिर वहाँ उसकी राइगर मोटिव वहाँ डेवलप हो गया। अगर वो राइगर मोर्टस नहीं है तो फिर आपने देखना है या तो राइगर मोर्टस हैज पास्ड अवे, डिसअपीयर हो गया, या अभी डेवलप नहीं हुआ। दो स्टेट हो सकती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइगर मोर्टस कैन बी लिस्टेड बाय फ्लेक्सिंग द नेक और लिम्ब एट जॉइंट। इफ फुली डेवलप्ड फ्लेक्शन इज इम्पॉसिबल, बॉडी बिहेव्स लाइक वुड। अगर बॉडी में सारी जो स्टिफ हो गया तो फिर वो फ्लेक्स नहीं होगा, बल्कि आप उसको अभी भी आप देखते हो कुछ स्लाइड्स उसमें एक सिंपल आप बॉडी को एक वेज पे रख के जैसे को किसी तख्ते को रखा उसको बैलेंस कर सकते हो। तो बॉडी बिहेव्स लाइक वुड। अच्छा, एक तो दिस इज नॉर्मल प्रोसेस ऑफ स्टिफनिंग व्हिच इज कॉल्ड राइगर मोर्टस। Similarly, stiffness can happen due to cold. If the body is exposed to temperature of 4 degree centigrade or less, freezing में फ्रीजर में आपने रख दिया या इस तरह के माउंटेनियस एरिया में बॉडी है वहाँ डेथ हुई है, तो फिर instead of rigor mortis there starts taking place a change which is called as cool stiffening. कूल की स्टिफनिंग की वजह से जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनके अफेक्ट पे अंदर पे जो है ना चेंजेस आती हैं, तो उसकी स्टिफनेस शुरू आती है। दिस इज कॉल्ड एज कूल स्टिफनेस। इसमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस दैट इज डिलेड, और जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस प्रोटीन फ्रैक्शन आपको बताएगी। दो अफेक्ट पे होता है, एक तो ये बैक्टीरिया के जो एंजाइम लिबरेट होते हैं बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, और दूसरा व्हेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द सेल के लाइसोजाइमल एंजाइम होते हैं उनके इफेक्ट की वजह से द प्रोसेस डिकम्पोजिशन स्टार्ट्स। अब जो इफ द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू फ्रीजिंग टेम्परेचर देन द सेल्स मेन सेल वॉल्स और सेल की जो लाइसोजाइम है उनकी वॉल दे रिमेन स्टेबल। वो उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, उनके एंजाइम नहीं होते, और वो ऑटोलाइसिस भी नहीं होती, तो वो लाइसोजाइमल एंजाइम दे आर नॉट रिलीज्ड। तो इसलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मसल्स ऑफ राइगर मोर्टस। इंस्टेड द मसल्स बिकम स्टिफ ड्यू टू दिस कोल्ड। दिस इज कॉल्ड एज कूल स्टिफनेस। The rapid freezing in mortuary freezer leads to stiffness by stopping rigor mortis. इसी तरह जब बॉडी इज एक्सपोज टू हीट की वजह से आपको पता है कि मसल में एक चेंज आती है। दे आर जैसे आपने पता है आप ये अंडा फ्राई करो तो उसमें जो एल्ब्यूमिन वगैरह होते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू हीट
तो दे सॉलिडिफाई, सॉलिड हो जाता है अंडा, जैसे आपने बनाया को अंडे को फ्राई किया। तो इसी तरह व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो there takes place coagulation of proteins. This is called as heat stiffening. तो कोल्ड की वजह से भी स्टिफनिंग हो सकती है और हीट की वजह से भी स्टिफनिंग हो जाती है। अगर अब ये कोल्ड की वजह से स्टिफनिंग हुई है, if the body is exposed to normal room temperature, तो another process start which is called thawing out. Thawing out, तो जिस स्टेट पे उसका राइगर मोर्टस स्टे होगा उसी स्टेट पे दोबारा जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है देन इट रीस्टार्ट्स। बट दिस हीट स्टिफनिंग, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट स्टिफनिंग की वजह से नहीं होता। ये फिर एक दो स्टिफनिंग होगी, फिर वो जैसे बॉडियों को जलाते हैं तो उनमें जो एक प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड होता है, जैसे वो जो बॉक्स मोस्ट है। और जो कूल की वजह से होगा तो उसकी वजह से जो है एक खास जो है इस स्टेट पे उसका जो अरेस्ट हुआ होगा राइगर मोर्टस थाइंग आउट की वजह से, जिसका थाइंग आउट, तो व्हेन द बॉडी अटेन्स द नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जब उस टेम्परेचर पे बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल पहुंच जाता है देन द प्रोसेस ऑफ दिस राइगर मोर्टस अगेन रिपीट्स, फिर वो अपना प्रोसेस पूरा करता है सारा। दो कंडीशन मैंने आपको ये राइगर मोर्टस के साथ और बता दी, एक है कोल्ड स्टिफनेस एंड अदर दिस हीट स्टिफनेस। और अभी आपको एक बता दी कौन स्टिफनेस, थर्ड टाइप ऑफ स्टिफनेस, जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, व्हेन द बलून बिकम्स स्टिफ अंडर द इफेक्ट ऑफ एयर गैस, इस तरह when the process of decomposition of putrefaction is taking place, there is production of gases, and under the influence of those gases the body becomes stiff. वो stiffness that is called as gas stiffness. Gas stiffness, जब आप बॉडी को चीन वगैरह दो and the gases are released and that stiffness is gone. लेकिन जो राइगर मोर्टस की स्टिफनेस दैट परसिस्ट। आपने डेड बॉडी तो भी आपने कोई एग्जाम्पल नहीं की, लेकिन एनिमल की एग्जाम्पल है, आपने वो जो कुत्ते वगैरह भरे होते हैं सड़कों पे, तो उनमें जो राइगर मोर्टस की स्टेट है वो आपने ऑब्जर्व की होगी, वो उनकी टांगें खड़ी होती हैं, लेकिन अब जब वो उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से खुले होते हैं, फिर खुले भी होते हैं साथ, उसको कहते हैं गैस स्टिफनेस। Another stiffness which is called as cadaveric spasm. A rigor mortis, that is a post-mortem phenomenon that takes place after death. This is one of the signs of death. But there is another change, stiffness, which is called as cadaveric spasm. और ये जो आपको दोबारा रिवाइज करा दूँ, ये cadaveric spasm है और rigor mortis का दूसरा नाम मैंने बताया था cadaveric rigidity। ये दोनों different things हैं। Cadaveric spasm is another type of rigidity, spasm or stiffness of the muscle, and cadaveric rigidity, that is purely rigor mortis. तो cadaveric spasm क्या होता है? This is antemortem which takes place in a person who is dying. जब dying की state में हो and the person is under the influence of emotional excitation, emotional excitation में हो, जैसे आपको, this is a well-known phenomenon, if a person has committed suicide and he has committed suicide with the some you can carve knife के साथ किया है, ड्रैगर के साथ किया है, या उसने पिस्टल के साथ किया है, तो when a person is committing suicide he is firmly holding the weapon, और उस स्टेट पे उसको that is personally excited, emotionally excited, so even after death the weapon remains held in the arm, in the hand of the person, and there is no primary flaccidity. Primary flaccidity का process that disappears, that does not appear in case of those muscles which are affected under this emotional excitation. तो ये आपको फिल्मों में भी देखा होगा कि जो अगर बंदे ने सुसाइड किया तो even after death the weapon remains clenched, well clenched,
द हैंड्स। इस तरह द पर्सन इज ड्राउनिंग, जैसे कहते हैं डूबने वाला हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो भी चीजों को अगर वो पानी में डूब रहा है, पानी में डूबेगा अपेरेंटली, तो अगर वो घास फूस साथ है तो वो किनारे को पकड़ने की कोशिश करेगा, या वो जो है। And many a time you are asked to differentiate between this cadaveric spaz and rigor mortis. तो सबसे पहला डिफरेंस इनका दोनों का ये है, this cadaveric spaz that is antemortem phenomenon and this rigor mortis that is postmortem, ठीक है। और rigor mortis that affects all the body muscles and it affects only a particular group of muscles. And this is a normal process, cadaveric rigidity or this rigor mortis, this is a normal phenomenon that has to appear in all the dead bodies. But this cadaveric spaz that appears in a particular group of muscles, in a particular group of muscles, only in those persons who at the time of death were emotionally excited. Most of the phenomenon occurred instantaneously. This is instantaneous, और वो जो है ग्रेजुअल इसका सीक्वेंस अपीयर होने का, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस phenomenon. This is one of another difference, antemortem and instantaneous. In certain group of muscles, and that is all muscles that are contracted or in action at the time of death, in person that are emotionally tense, excited. ये उसके difference है, only some difference. Very frequently asked this question. Now, what are the different facts which affect this rigor mortis? One of them is age, that does not appear until 7 months of intrauterine life. Intrauterine life जो है, और dead body that takes place in the uterus and the fetus is less than 7 months, then they does not appear this rigor mortis. Before 7 months, it does not appear. And if death has taken place and the fetus is stiff, then it means more than 7 months. The age of fetus is more than 7 months. और भी आप देखोगे इसके फार्मूले एज डिटरमिन करने के, दिस इज वन ऑफ द गेस फार्मूला। और फिजिक पे डिपेंड करता है, मसल जितने ज़्यादा होंगे, अगर थोड़े मसल हैं तो जल्दी राइगर मोटर्स का जल्दी पास ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो बॉडी बिल्डर वगैरह हो या जो यंग पीपल हो, उनमें जो है ये time it takes longer and it disappears in a longer time. But in weak people, old people, जिनमें बॉडी मैस इंडेक्स लो हो यानी कि मसल कम हो, उनमें जल्दी अपीयर होता है, जल्दी गायब हो जाता है। इसलिए ख्वातीन में जल्दी अपीयर होता है, जल्दी गायब होता है, बूढ़ों में जल्दी अपीयर होता है, जल्दी गायब होता है, बच्चों में जल्दी अपीयर होता है, जल्दी गायब होता है। और ये यंगस्टर जो है, जवान आदमी जो है, अडल्ट में और पर्टिकुलरली जो मस्कुलर बॉडी वाले, उनमें देर से पीर होता है, देर से पास होगा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी जल्दी पीर होगा और उतनी जल्दी पास होगा। कोल्ड में इट अपीयर्स लेटर एंड इट डिसअपीयर्स लेटर। एग्जॉस्टिव डिजीज वगैरह या कन्वर्जन वगैरह जिनमें हो, इनमें एटीपी पहले ही जो असल ये जो कन्वर्जन किया फर्ज किया डिजीज़ है, टेटनस की डिजीज़ है, कन्वर्जन होती है, या एक पॉइजन है कुचला जिसे कहते हैं स्ट्रिकनिन पॉइजनिंग, जो है बॉडी फील कन्वर्जन की वजह से ये जो विच इज़ एन एग्जॉस्टिव डिजीज विच एग्जॉस्ट एटीपी, उसकी वजह से इट अपीयर्स अर्लियर एंड इट पासेस ऑन द फिगर। सिमिलरली स्ट्रिकनिन HCN जो है, इनमें ये जो टेक्स लॉन्ग, ये भी एग्जॉस्टिव डिजीज है, इनकी वजह से भी
स्टिकनिंग की वजह से कन्वर्जन होती हैं और HC का इसकी वजह से भी कन्वर्जन हो जाती है। हाइड्रोसाइनिक एसिड पॉइजनिंग आप पढ़ोगे। मेडिकली इम्पोर्टेंट साइन ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इंडिकेट मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ मसल्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ बॉडी दैट इज मोर फ्रिक्वेंटली हम डिटरमिन करते हैं फ्रॉम पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पोस्टमार्टम स्टेनिंग की वजह से। और ये जो राइगर मॉर्टिस की वजह से कम होता है, लेकिन समटाइम्स इट हेल्प्स। बॉडी की पोजीशन को ऊंधा लेटा होगा तो फिर वो दूसरे मसल अफेक्ट होंगे कि वो फ्लेक्सर मसल ज़्यादा अफेक्ट है या उसके जो एक्सटेंसर मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पोजीशन ऑफ द बॉडी दो दैट इज नॉट सो मच affected, it can be determined by the motor, but the sign of that time since death, particularly time since death. और molecular death muscles की कि वो after this, when the rigor mortis develops, the muscles do not respond to electrical stimuli, chemical stimuli, so there is no effect. Condition confused, I have already explained: cadaveric spasm, heat stiffening, cold stiffening, gas stiffening. And this is a phenomenon which is cadaveric spasm. Drowning person is trying to hold these weeds और सॉइल वगैरह, उसको जो अगर वो तालाब वगैरह किनारे पे था, नेट के किनारे पे था, उसको पकड़ने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, डूबते को जिनके का सहारा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैडावेरिक स्पैज़म। अब ये एक कंडीशन है, इससे हम पता चल जाता है तो इसकी वजह से पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, तो जो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उसकी वजह से मसल जो है उस तरह की बॉडी शेप अज्यूम कर लेगा। उसके मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अपर आर्म इस तरह के हो जाते हैं, और उसके आपने टांगें और बाजू को बांध के नहीं रखे आफ्टर डेथ। लेकिन ज़्यादातर पोजीशन का मैंने बताया कि वो पोस्टमार्टम स्टेनिंग करने लगती है। अभी इसके पोस्टमार्टम राइगर मॉर्टिस हैड डेवलप्ड इन दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी, सो देयर इज नो फ्लेक्शन ऑन दीज जॉइंट्स। नॉर्मली होगा तो हम उसको ऐसे रखेंगे तो दे विल फ्लेक्स अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो मसल की पावर नहीं है, मसल फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जब वो राइगर मॉर्टिस डेवलप हो गया फिर वो दे बिकम्स स्टिफ लाइक दिस, दे आर नॉट फ्लेक्सिंग ऑफ द जॉइंट्स। अगर हम फोर्सफुली इसको करेंगे तो इसको कहेंगे ब्रेकिंग आउट राइगर मॉर्टिस। वो टेबल ऑफ डिफरेंसेस जो है ना इसकी ऑफ व्हाट, टेबल ऑफ डिफरेंसेस ऑफ राइगर मॉर्टिस, 3 tables we can show you 3 tables today. One is differences between postmortem staining and bruise. The other is the table between differences between postmortem staining and congestion, and the third one between rigor mortis and cadaveric spasm. डॉक्टर आमना ही पूछ रही है आपको, बेटा आमना असलम, रोल नंबर 34, और डॉक्टर आमना ही आपको जो है 12:30 की बजे प्रैक्टिकल क्लास में समझाएंगे, वहाँ से टेबल ले लेना। तो अगर मैं भी आपको स्लाइड दे दूंगा उसको देख लेना। कैडावेरिक मॉर्टिस, देयर इज नथिंग कैडावेरिक मॉर्टिस, दैट इज कैडावेरिक स्पाज़म। ये कैडावेरिक स्पैज़म नहीं है, ये कैडावेरिक मॉर्टिस नहीं है, दिस इज कैडावेरिक स्पैज़म। कैडावेरिक स्पैज़म और ये मॉर्टिस है दैट इज राइगर मॉर्टिस। आमना बेटा अपना स्पीकर ऑन करो। राइगर मॉर्टिस दैट इज वेल नोन टर्म, और समटाइम पीपल कॉल्ड इट कैडावेरिक रिजिडिटी, कैडावेरिक रिजिडिटी। कंफ्यूज नहीं होना आपने। कैडावेरिक स्पैज़म वो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल, नॉर्मल सारे ग्रुप मसल अफेक्ट हो रहे हैं, दिस इज राइगर मॉर्टिस। आप ये याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। ज़्यादा टर्म में आप याद करोगे तो फिर आपको हो जाएगा। This is again cadaveric spasm। ये देखो ये वाला, ये 2 सपोर्ट उसको दी हैं ये वाली, तो ये इसका मतलब ये भी मसल्स, ये हो गया इसका
ज्वाइंट स्टिफ हो गया, ये ज्वाइंट स्टिफ हो गया। दिस इज एक्टिंग लाइक वुड। नॉर्मली भी बंदा इस तरह जो है, पर्सन कैन नॉट एज्यूम दिस शेप। बॉडी अपने को बहुत स्टिफ करे, लिविंग पर्सन ओनली देन इट कैन एज्यूम सच ए शेप। और बहुत इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो तो उसकी बॉडी स्टिफ करे बहुत ज़्यादा। बट दिस पर्सन इज नॉट फॉलिंग डाउन। ऑल द जॉइंट्स, ये भी देखो, ये भी जॉइंट इसके स्टिफ हुए हैं, ये भी जॉइंट स्टिफ हुए हैं, ये भी सारे जॉइंट्स, ये बैक के जॉइंट स्टिफ, ये जॉइंट, हिप जॉइंट स्टिफ, ये स्टिफ। ठीक है, द बॉडी इज एक्टिंग लाइक, कैसी लाइक एक्ट कर रही है? वुड। ये देखो, ये जो अगर लिविंग में कोई मदारी वगैरह शायद कोई ये जो है वो जो है जिम्नास्टिक करने वाला इस तरह की एज्यूम कर ले, आम बंदा नहीं कर सकता। इट मीन्स द बॉडी इज एक्टिंग लाइक वुड। शोइंग we can know the position of the body after death from this rigor mortis. Okay, if you have any question, the part which was remaining from the last week, उसको बीमार हो गई थी, वो नहीं करा सकी थी। सडन डेथ, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ तो बंदों में हो जाए। अगर बंदा कोई नॉर्मली हेल्थी रह रहा हो तो आपको पता चल जाए फलां फौत हो गया, उसको डिजीज़ भी कोई नहीं थी, एक्सीडेंट भी कोई नहीं हुआ, एक्सीडेंट की वजह से किसी वक्त भी डेथ हो जाती है, तो फिर वो शक पड़ जाता है हमें, तो उसकी तो डेथ इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ शी विल टुडे, एंड आफ्टर दिस शी विल strict on this putrefaction. Or in my tomorrow's class, which will I take from 8:30 to 9:30 tomorrow, I will discuss with you any compounds कौन कौन से हैं। आज वो हमारी टॉपर किधर है, कौन से हैं? very common question। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये हैं these are the organic compounds from which our bodies are formed। फिर ट्रेस एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिर विटामिन आ जाती हैं, वो बॉडी के लिए फंक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, फिजियोलॉजी के लिए। लेकिन बॉडी इज कंपोज फ्रॉम दीज, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। और आफ्टर डेथ these organic compounds are under the influence of various enzymes which are released from the bacteria, fungi, protozoans and our own enzymes। तो वो जो बॉडी है वो that starts from organic compounds start decomposing inorganic। जैसे मैंने आपको बताया तो फ्लूइड बन जाता है, गैसेस वगैरह बन जाती है, but sometimes the process is arrested and modifies। So those are two things which I will discuss with you people tomorrow। आज आपने अच्छी तरह प्यूरिफिकेशन को मैडम से सीखना है। कल मैं आपसे प्यूरिफिकेशन का पूछूंगा भी, और क्वेश्चन है, आई विल डिस्कस अबाउट दैट। और आपका टेस्ट भी आ रहा है,